हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। तो हमसे बहुत से लोग जो है पूछते हैं कि हम यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे फेसबुक है, एप्पल है, टेस्ला है, ये सब टेक जाइंट्स हैं, अपनी अपनी स्पेस के लीडर्स हैं जो कि ग्लोबल लीडर्स हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूएस में इन्वेस्ट करना जो है अपने एडिशनल रिस्क के साथ आता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की हाइलाइट्स पे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें यूएस मार्केट में आखिर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो है कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। उसके बाद यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में हमें कौन कौन से मेजर रिस्क झेलने पड़ेंगे उस बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में कि अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे जो है आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा और कैसे भरना होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि क्या यूएस में इन्वेस्ट करना फ्रॉम इंडिया लीगल है या नहीं। तो आरबीआई ने जो है एक रूल बनाया है जिसे हम एलआरएस कहते हैं या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कहते हैं, जो कि एक इंडियन रेसिडेंट को अप टू $250,000 यूएस डॉलर अब्रॉड सेंड करने के लिए अलाउ करता है विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। तो अगर आप $250,000 तक की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इन एनी फॉरेन कंट्री, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लीगल है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सपोजर टू ग्लोबल लीडर्स एंड इनोवेटर्स। जैसे फेसबुक है, एप्पल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, ये सब जो है दिग्गज कंपनियां हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है इनके प्रोडक्ट्स फेमस हैं और इनोवेटर्स हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन है यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि यूएस मार्केट्स जो हैं जनरली या फिर इन जनरल डेवलप्ड मार्केट्स जो हैं वो डेवलपिंग मार्केट से कम वॉलेटाइल रहती हैं। तो जनरली जब डाउनटर्न आता है तो जब डेवलप्ड मार्केट्स में आता है वो कम आता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग मार्केट्स। डेवलपिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं। यूएस मार्केट्स भी होती हैं बट इन जनरल इमर्जिंग मार्केट से कम। नेक्स्ट जो रीजन है वो है बेटर डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको अपना कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो यूएस मार्केट में रख सकते हैं, जिससे जो है आपको ओवरऑल एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं, जनरली वो यूएस मार्केट को नहीं इम्पैक्ट करेंगी। हालांकि आज की डेट में जो वर्ल्ड है वो काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, तो एक कंट्री की प्रॉब्लम दूसरे कंट्री में भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिया स्पेसिफिक इशू होता है जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं, जैसे कि हमने एनबीएफसी क्राइसिस देखा था, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यूएस स्टॉक्स को नहीं इम्पैक्ट करेंगी। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है इफ यू आर ट्राइंग टू सेव अप फॉर ओवरसीज। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा है कि आप फ्यूचर में जाके यूएस में पढ़ाई करेंगे या यूएस में जाके ट्रैवल करेंगे, तो आप यूएस में सेव कर सकते हैं बजाय इंडिया के, ताकि आपका जो पैसा है वो यूएस में ग्रो हो सके और आप उस पैसे को यूज कर सके। ऐसा करने से जो फॉरेन करेंसी का जो रिस्क है और जो एडिशनल रिस्क है वो आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से मेन तरीके हैं। तो मोटा मोटा दो तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग और एक है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप खुद स्टॉक्स को पिक करने की बजाय म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स की मदद लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो है आप खुद यूएस मार्केट के स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक है एक्टिव फंड्स के थ्रू और एक है पैसिव इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ के थ्रू। तो एक्टिव फंड्स में जो है आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। वहीं पैसिव इन्वेस्टिंग में आप यूएस के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस प्रकार इंडिया में निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, तो आप निफ्टी या सेंसेक्स के जो ईटीएफ्स हैं या फिर इंडेक्स फंड है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यूएस मार्केट में नैस्डैक है, S&P 500 है और भी कई इंडेक्सेस हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग पैसिव इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्टिव फंड्स के कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले एक्टिव फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है ग्लोबल फंड्स ऑफ फंड्स। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है ग्लोबल फंड्स ऑफ फंड्स। तो जो फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो इंडिया में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि यूएस में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा लगाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यूएस के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि जो आपका खर्चा है, वो डबल हो
जाएगा, क्योंकि जो इंडिया में जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो भी चार्ज करेगी और साथ साथ जो यूएस की कंपनी है या यूएस का जो म्यूचुअल फंड है वो भी चार्ज करेगा। तो इसीलिए जो है इसके एक्सपेंस रेशियो है वो हायर रहते हैं। बिटवीन 1 to 2% जो है वो इंडियन म्यूचुअल फंड चार्ज करेगा और लगभग इतना ही जो है वो यूएस का म्यूचुअल फंड भी चार्ज करेगा। तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 4% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये जो तरीका है ये फॉर टैक्सेशन पर्पस जो है एज अ डेट म्यूचुअल फंड काउंट होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो टैक्सेशन है वो अलग अलग होती है। कोई भी कंपनी अगर 65% से कम इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है वो जो है एज अ डेट म्यूचुअल फंड काउंट होती है फॉर टैक्सेशन। और क्योंकि जो ग्लोबल फंड्स ऑफ फंड्स हैं वो 100% यूएस के स्टॉक्स में या बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये एज अ डेट म्यूचुअल फंड काउंट होते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस। इसका एक एग्जांपल है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड, जो कि फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करता है। दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्टली मैनेज ग्लोबल फंड्स के थ्रू। अब ये जो है तरीका, इसमें इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डायरेक्टली पिक करते हैं यूएस के स्टॉक्स। दे आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन यूएस इक्विटी मार्केट। और जैसे कि मैंने समझाया, ये क्योंकि बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी फॉर टैक्सेशन पर्पस डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही काउंट होंगे। अगर मैं इस टाइप के फंड्स की बात करूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड और डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि डायरेक्टली मैनेज ग्लोबल फंड्स हैं। तीसरा तरीका जो कि एक बैलेंस तरीका है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन यूएस इक्विटी मार्केट, वो है हाइब्रिड फंड, जो कि पार्शियल एक्सपोजर करता है यूएस इक्विटी मार्केट को। ये जनरली करते क्या है कि 65% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन स्टॉक्स में करते हैं और रिमेनिंग 35% जो है ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि ये मिनिमम जो बार है 65% की, उसे क्वालिफाई करते हैं, तो इनका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड की तरह होता है, विच इज़ मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू अ डेट फंड। तो इसलिए जो है आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करने से। इस तरीके के फंड का एग्जांपल है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप यूएस के इंडेक्सेस में या फिर पैसिवली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पैसिव फंड्स। तो ये जो फंड्स हैं वो नैस्डैक या फिर S&P 500 इस तरीके के इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जनरली लोअर होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स, जनरली 0.5 से 1% के बीच में होता है। आप इसमें इंडेक्स फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इनके ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ETFs हैं ये NSE और BSE पे डायरेक्टली ट्रेड होते हैं और इनके लिए आपको किसी फॉरेन ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी फॉरेन ब्रोकर का अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि आपको यूएस के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपोजर देते हैं, अच्छे तरीके हैं। पर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं और खुद अपने स्टॉक्स पिक करना जानते हैं तो आपको ये तरीके शायद पसंद नहीं आएंगे। आप चाहेंगे कि आप डायरेक्टली यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो जो अगली हेडिंग है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ अकाउंट विद द ऑथराइज्ड ब्रोकरेज फर्म। अब इसमें भी दो तरीके हैं, या तो आप एक डोमेस्टिक ब्रोकर के थ्रू ग्लोबल अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ओवरसीज अकाउंट खुलवा सकते हैं यूजिंग एन ओवरसीज ब्रोकर। तो जो डोमेस्टिक ब्रोकर का तरीका है उसमें जो है इनके टाई-अप्स रहते हैं विद फॉरेन ब्रोकर्स, जो कि आपको अलाउ करते हैं फॉरेन की इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करने में, या फिर आप डायरेक्टली जो फॉरेन के ब्रोकर्स हैं उनके पास जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर मैं डोमेस्टिक ब्रोकर्स की बात करूँ तो ICICI डायरेक्ट, एक्सिस सिक्योरिटी, HDFC ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सारे ही ब्रोकर्स के जो है फॉरेन ब्रोकर्स के साथ टाई अप्स हैं और ये अलाउ करते हैं आपको फॉरेन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में। एट अ हाई लेवल अगर आप इनके थ्रू जाएंगे तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली ओवरसीज ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएंगे। तो इनकी जो फीस है वो जनरली एक सब्सक्रिप्शन फ़ी प्लस ब्रोकरेज फ़ी रहती है। सब्सक्रिप्शन फ़ी आप एक एनुअल फ़ी की तरह समझ सकते हैं जो कि रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू ट्रेड और नॉट, और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक ब्रोकरेज फ़ी भी देनी पड़ती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू फॉरेन में ट्रेड करते हैं तो आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे आपके चार्ज होंगे फॉर ब्रोकरेज एंड फॉर सब्सक्रिप्शन फ़ी। तो ये एग्जांपल है HDFC ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। इनके 3 प्लान्स हैं, बेसिक,
सिल्वर और गोल्ड। तो जो बेसिक प्लान है उसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। सिल्वर में 3,999 पर ईयर की सब्सक्रिप्शन फी है और गोल्ड में जो है वो 13,999 सब्सक्रिप्शन फी है पर ईयर। तो इन तीनों में जो चार्ज है वो डिफरेंट है। तो अगर आप बहुत कम ट्रेड करते हैं तो आप बेसिक में जा सकते हैं क्योंकि इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, लेकिन हर ट्रेड पे जो है $2.99 आपके लगेंगे। वहीं अगर आप अपफ्रंट 3,999 रुपीज़ पर ईयर जमा करते हैं तो आपको पर ट्रेड सिर्फ 99 सेंट्स लगेंगे, लगभग $1 लगेगा फॉर एवरी सिंगल ट्रेड दैट यू डू। सिमिलरली अगर आप गोल्ड प्लान पे जाते हैं तो आपको पर ट्रेड की बजाय पर शेयर पे चार्ज होगा 1 सेंट पर शेयर। इन सभी तरीकों में जो है आपको अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है। इस वीडियो में मैं सारे ब्रोकर्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रोकर्स को कंपेयर करके बताऊं कि कौन सा जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए ला सकूं। जो नेक्स्ट जो तरीका है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग विद ओवरसीज ब्रोकर। इसमें जो है आप यूएस के ब्रोकर्स के साथ डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं और डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। यूएस के सारे ब्रोकर्स जो है फॉरेन नेशनल्स को अलाउ नहीं करते हैं ट्रेड करने में, पर कुछ जो हैं जो अलाउ करते हैं वो हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर जो कि काफ़ी फेमस है। चार्ल्स श्वाब, TD Ameritrade, ट्रेड स्टेशन, वीबुल, वेस्टेड, ये सारे जो ब्रोकर्स हैं वो इंडियंस को अलाउ करते हैं। इनका काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है अगर आप अकाउंट बनवाएंगे, बट ओवरऑल जो है वो वर्थ इट है क्योंकि इनका जो चार्जेस वगैरह हैं वो काफ़ी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ब्रोकर्स। एट अ हाई लेवल आपको अगर यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ट्रांसफ़र कॉस्ट, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट, ब्रोकरेज, विड्रॉल फीस। तो जो सबसे पहली फीस है वो है ट्रांसफर कॉस्ट। ये जो फीस है ये आपको यूएस में पैसे ट्रांसफर करने की जो फीस है वो है। करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको लगेंगे क्योंकि जो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप यूएस डॉलर में करेंगे और अगर आपको INR से यूएसडी में कन्वर्ट कराना होगा तो आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज देना होगा। उसके बाद जो है आपको यूएस ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी होगी और फाइनली अगर आप कल को पैसा निकालते हैं तो आपको एक विड्रॉल फी भी लगती है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट कुछ ब्रोकर्स जो है आपको विड्रॉ कराने पे भी चार्ज लगाते हैं। इनमें से कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जैसे कि TD Ameritrade है या फिर वीबुल है, वेस्टेड है, जो कि जैसे इंडिया में जीरोधा है, जीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ इंटरैक्टिव ब्रोकर का। तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की जो ब्रोकरेज है वो कुछ इस तरीके से है। तो इंटरैक्टिव ब्रोकर जो है अगर उनके फिक्स्ड प्लान की बात करूं तो वो ETFs में कोई चार्ज नहीं करते। तो अगर आप यूएस के ETFs में इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर प्लेटफॉर्म तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, बिल्कुल जीरो है। वहीं अगर आप कोई स्टॉक्स पिक करते हैं तो जो ब्रोकरेज है वो $0.005 पर शेयर है, जो कि लगभग 30-35 पैसे हुआ इफ़ आई टॉक अबाउट इट इन इंडियन रुपीज टर्म। बट इनका जो मिनिमम पर ऑर्डर है वो $1 है। तो अगर आप बहुत छोटे लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम $1 पे करना होगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू डू, और मैक्सिमम पर ऑर्डर जो है वो 1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू है। तो ओवरऑल फिर भी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन ब्रोकर के प्राइसेस के साथ जो कि यूएस में अलाउ करते हैं ट्रेड करने में। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप उन ब्रोकर्स के साथ जाएं जो कि बिल्कुल जीरो चार्ज करते हैं, जैसे कि TD Ameritrade है या फिर वीबुल है। तो चलिए अब जो आपको ये समझ में आ गया है कि यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से की रिस्क हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है वो है करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क का मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपने इन्वेस्ट करा यूएस में कुछ रुपए और जो उसकी जो करेंसी है यूएस की वो डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रांग हो गया, लेट्स से बाय 5%। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उस पर एक तरीके से 5% का लॉस हो गया, क्योंकि जब आप वो पैसा इंडिया वापस लेकर आएंगे आपको 5% कम मिलेगा क्योंकि इंडियन रुपीज़ जो है वो स्ट्रांग हो गए। वहीं अगर इसका उल्टा होता है, लेट्स से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है और डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप ज़्यादा रुपए लेकर आएंगे, तो आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा ड्यू टू द करेंसी एडवांटेज दैट यू गॉट। दूसरा जो रिस्क है वो है कंट्री रिलेटेड रिस्क। तो क्योंकि आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और वहाँ की जो लोकल इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो वहाँ की इंडस्ट्री के साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें भी देखनी होंगी क्योंकि उन सब चीज़ों का जो है यूएस की स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फाइनली जो रिस्क है वो है टैक्सेबिलिटी रिस्क। तो आज के टाइम पे इंडिया और यूएस की जो है वो टैक्स ट्रीटी साइन हो रखी है जिसकी वजह से आप डबल टैक्सेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो जो टैक्स आप यूएस में देते हैं उतना आप क्रेडिट हासिल कर लेते हैं इंडिया पे, ताकि आपको डबल टैक्स ना देना पड़े। बट फ्यूचर में जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं, टैक्स एग्रीमेंट चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से एडिशनल रिस्क हो सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में। तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यूएस वाले भी टैक्स लेंगे, इंडिया वाले भी टैक्स लेंगे, कैसे होगा। तो ये सब सोच के लोग इन्वेस्ट नहीं करते यूएस में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ एट अ हाई लेवल की कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यूएस के स्टॉक्स में वाया म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से टैक्सेस देने हैं इन द यूएस एंड इन इंडिया। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यूएस में कोई टैक्स नहीं देना है, आपको सिर्फ इंडिया में टैक्स देना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फॉर टैक्स पर्पसेस ऐसे फंड्स जो कि 65% से ज़्यादा इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो इंडियन इक्विटी फंड की तरह क्वालिफाई होते हैं। वहीं अगर वो 65% से कम इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक डेट फंड की तरह क्वालिफाई करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टैक्सेस के बारे में। तो जो टैक्स के स्लैब हैं वो डिफरेंट हैं फॉर इक्विटी फंड्स एंड फॉर डेट फंड्स। और 3 टाइप के टैक्सेस हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और तीसरा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जैसा कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो सबसे पहले मैं इक्विटी फंड्स की बात करता हूँ। तो इक्विटी फंड्स में जो है अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह क्वालिफाई करता है। वहीं अगर आप 1 साल से कम रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह क्वालिफाई करता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी फंड में जो टैक्सेस हैं वो इफेक्टिव रेट है 15.6%, जिसमें कि 15% टैक्स है और उसके ऊपर 4% जो है सेस लगाते हैं, तो टोटल 15.6% इफेक्टिव रेट आता है। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, वो जो इफेक्टिव रेट है वो है 10.4%। सिमिलरली जो डिविडेंड आप रिसीव करेंगे उस पे जो है 11.648% टैक्स लगेगा ऑन द डिविडेंड दैट यू गेट। अब ये जो है 10% एक्चुअल टैक्स है, उसके ऊपर 12% सरचार्ज है, उसके ऊपर 4% जो है वो सेस है, तो इफेक्टिव जो है आपको 11.64% टैक्स लगेगा फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब जो आपको इक्विटी फंड का समझ आ गया, मैं आपको डेट फंड या नॉन इक्विटी फंड्स के बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो है 3 साल से कम पीरियड वाला जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह क्वालिफाई होता है और 3 साल से ज़्यादा वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स है वो इन्वेस्टर के स्लैब के हिसाब से लगता है। तो अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हैं तो 31.2% का टैक्स लगेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो 20% टैक्स है, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि उस ड्यूरेशन में जितना इन्फ्लेशन हुआ है उस हिसाब से टैक्स जो है कम हो जाता है। डिविडेंड पर जो है 25% का टैक्स है, जिसके ऊपर 12% सरचार्ज और 4% सेस भी है। तो इफेक्टिव टैक्स जो है 29.12% है ऑन द डिविडेंड दैट यू गेट ऑन दी नॉन इक्विटी फंड्स या फिर डेट फंड्स। तो ये तो थी म्यूचुअल फंड्स की बात। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में समझ आ गया है तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन दी यूएस स्टॉक मार्केट तो कितना टैक्स लगता है। तो 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, एक होता है डिविडेंड टैक्स और एक होता है कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यूएस में भी और इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा टैक्स भरना होता है, बट आपको डबल टैक्स नहीं भरना पड़ता, क्योंकि इनकी जो है ट्रीटी साइन हो रखी है डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए। यानी कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका थोड़ा हिस्सा जो है यूएस वाले लेंगे और थोड़ा हिस्सा जो है इंडिया वाले लेंगे। तो जो गेन है वो डिविडेंड के फॉर्म में होंगे और कैपिटल गेन के फॉर्म में होंगे। तो जो आप डिविडेंड के फॉर्म में गेन कमाएंगे, यूएस गवर्नमेंट उन पर डायरेक्टली 25% का टैक्स काट लेगा। वहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे टैक्स मांगेगा, लेकिन जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे यूएस गवर्नमेंट को वो आप टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट से आपका जो टैक्स स्लैब है वो 31% वाला है, तो अगर आप यूएस को ऑलरेडी 25% टैक्स भर चुके हैं तो आप बचा हुआ 6% ही भरेंगे फॉर द डिविडेंड्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। वहीं अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, यानी कि जो स्टॉक एप्रिसिएट हो गया उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट हुआ, उस पर यूएस गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं चार्ज करेगा। इंडिया में जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि एक डेट फंड में काम करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% चार्ज होगा प्लस सेस प्लस फी, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो ऑर्डिनरी जो भी आपका इनकम स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। फाइनली आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कैसे जो है उसका टैक्सेशन वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं इस टॉपिक पे इन म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हुए जो कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन ब्रोकर्स को कंपेयर करते हुए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।